नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के लिए कक्षा 12 है, विषय हिंदी साहित्य का ये दूसरा मॉडल पेपर आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके संकलन करता है अभिनव सरोवा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी वाले माट साहब। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले माट साहब पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वही इस में लेकर आए हैं। पूरा पेपर भी नहीं है, आधा पेपर है। 2 नंबर 2 अंक वाले जितने भी प्रश्न हैं, 1 और 2 वाले, वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर ब्लू प्रिंट के हिसाब से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। और इसमें कुल मिलाकर 12 ऑप्शन है, 12 प्रश्न हैं और एक प्रश्न 1 अंक का है, अर्थात 12 अंक के 12 प्रश्न किए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, पुरुषों के माथे पर किसका टीका लगाया जाता था? सिंदूर का, घी का, चंदन का या दही का? तो बता दें कि पुरुषों के माथे पर चंदन का टीका लगाया जाता था, महिलाओं के माथे पर सिंदूर का टीका लगाया जाता था। ये प्रश्न जो है वह ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास से लिया गया है। दूसरा प्रश्न देखें, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। उक्त कथन में वे कौन है? तो वे कौन है मतलब वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ ऑप्शन है यासिर अराफात, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बलराज साहनी और महात्मा गांधी। तो हमारा समुचित जवाब होगा महात्मा गांधी। यह बात किसके द्वारा कही गई है? यासिर अराफात के द्वारा कही गई है। किससे कही गई है? ये भीष्म साहनी से कही गई है। भीष्म साहनी का एक पाठ है यासिर अराफात गांधी, और गांधी यासिर अराफात और नेहरू, तो उस पाठ से ये लिया गया है और इसमें महात्मा गांधी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न है, घनानंद के प्राण किस उम्मीद में अटके हुए थे? पहला प्रश्न है, ऑप्शन है पेंशन की उम्मीद में, दूसरा है सुजान से विवाह की उम्मीद में, तीसरा है सुजान से के दर्शन की उम्मीद में और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुजान के दर्शन की उम्मीद में ही घनानंद के प्राण अटके हुए थे। चौथा प्रश्न है, तुलसी मोही और सब हिनते इन्ह को बड़ो अंदेशो। पंक्ति में इन्ह को शब्द किसके लिए आया है, मतलब इनको, इनका शब्द किसके लिए आया है या इनको से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है राम के पिता, राम के घोड़े, राम के धनुष बाण या राम के भाई। हमारा समुचित जवाब होगा राम के घोड़े। माता कौशल्या कहती है कि तुम्हारे घोड़ों की भरत तुमसे 100 गुनी ज़्यादा सार करता है, पक्ष करता है, उनकी सार संभाल करता है, फिर भी वे दिन प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हैं, जैसे कमल के फूल को पाला मार गया हो, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? राम के घोड़े। अगला प्रश्न है, सूरदास की झोंपड़ी पाठ भारत के कौन से क्षेत्र या अंचल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस पाठ के इसके ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र का, दक्षिणी क्षेत्र का, पूर्वी क्षेत्र का या पश्चिमी क्षेत्र का। सही जवाब होगा पूर्वी क्षेत्र का। आप इस पाठ के परिचय में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि सूरदास की झोंपड़ी नामक पाठ जो है वह है भारत के पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। छठा प्रश्न है, प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों की मार्मिक पड़ताल किस पाठ में की गई है? ऑप्शन है सूरदास की झोंपड़ी में, बिस्कोहर की माटी में, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में या सरोज स्मृति में। तो इसका सही जवाब होगा बिस्कोहर की माटी। आप ध्यान देंगे तो इस बिस्कोहर की माटी जो कि नंगा तलाई का गांव से नामक आत्मकथा से लिया गया है, इस पाठ में प्रकृति के विभिन्न अंगों, पेड़ पौधों, पशु पक्षी, नदी तालाब, फूल फल सब्जी और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जिनमें सांप और बिच्छू तक भी शामिल है, उनके विषय में चर्चाएं की गई हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा बिस्कोहर की माटी। अगला प्रश्न है, मालवा में मानसून के जाने का महीना माना जाता है। तो मानसून के जाने का महीना कौन सा माना जाता है? ऑप्शन 4 इस प्रकार से हैं, अगहन, मार्गशीर्ष, कुंवार या पौष।
तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा कुंवार, जिसको आश्विन भी कहते हैं। आश्विन तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है आशोज। मतलब आशोज के महीने को मानसून के जाने या लौटने का समय मालवा के क्षेत्र में माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूरदास के अनुसार भिखारी के लिए धन संचय किसके समान है? ऑप्शन है वैभव संचय के समान, पाप संचय के समान, पुण्य संचय के समान या धर्म संचय के समान। तो सूरदास कहते हैं कि भिखारी के लिए धन संचय पाप संचय के समान है। मतलब धन को इकट्ठा करना पाप को इकट्ठे करने के जैसा है। किसके अनुसार सूरदास के, किसके लिए? भिखारी के लिए। यदि कोई भिखारी धन इकट्ठा कर रहा है तो ऐसा लगता है जैसे वह कोई अपना पाप इकट्ठे कर रहा है। 9वां प्रश्न है, नाटक कौन से काल में लिखा जाता है? ऑप्शन है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या कलिकाल। तो इसका सही जवाब होगा वर्तमान काल। भले ही घटना भूतकाल की हो या भविष्य काल की हो, लेकिन नाटक का रंगमंच पर मंचन किया जाता है, रंगमंच पर वह प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए वह हमेशा वर्तमान काल में ही लिखा जाएगा। 10वां प्रश्न है, एक अच्छी कविता की तुलना किससे की जाती है? शास्त्रीय संगीत से, अच्छी डायरी से, अच्छी फिल्म से या पाव भाजी से? तो इसका सही जवाब होगा शास्त्रीय संगीत से। कि जिस प्रकार से शास्त्रीय संगीत व्यक्ति के अंतर्मन को शांति और सुकून से भर देता है, उसी प्रकार से एक अच्छी कविता भी मनुष्य के मन में शांति और सुकून भर देता है। 11वां प्रश्न है, कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें कहानी की प्रारंभ से लेकर अंत तक की समस्त घटनाओं व पात्रों का उल्लेख हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है देश काल, वातावरण, कथानक या द्वंद्व। तो हमारा सही जवाब होगा इसमें कथानक। कथानक वो चीज़ है जो किसी भी कहानी को 10 से 15 वाक्यों में उसका सार प्रस्तुत करती है। जैसे हम बात करें ईदगाह कहानी की, तो ईदगाह कहानी में बात करें या नमक का दरोगा में बात करें, एक मुंशी हैं, एक पंडित जी हैं, अलोपीदीन जिनका नाम है, मुंशी का नाम वंशीधर है, नमक के दरोगा है, और नदी के ऊपर से नमक के अवैध व्यापार करते हुए पकड़ लेते हैं। अलोपीदीन के द्वारा उनको अच्छी खासी रिश्वत की पेशकश की जाती है, वो रिश्वत नहीं लेते हैं, कोर्ट में चालान करते हैं। कोर्ट के अधिकारी, कर्मचारी और न्यायाधीश तक के लोग रिश्वत लेकर अलोपीदीन को बरी कर देते हैं और आरोप मुक्त कर देते हैं, और वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वंशीधर अपने घर जाते हैं, घर वालों की नाराज़गी झेलते हैं, और एक दिन अपने घर के सामने एक सुसज्जित बैलगाड़ी देखते हैं, दौड़कर जाते हैं, तो वंशीधर देखते हैं कि अलोपीदीन आए हैं, और अलोपीदीन को देखकर उनका मन खट्टा हो जाता है एक बार। लेकिन अलोपीदीन ने उनसे कहा कि हम आपको अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। तब वे कहते हैं वंशीधर कि मैं इस लायक नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे इस वक्त लायक आदमी की आवश्यकता ही नहीं है, अर्थात मुझे आप जैसा व्यक्ति ही चाहिए, क्योंकि वो उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो जाते हैं। तो ये पूरा कथानक कहलाता है, और इसमें पात्र और घटनाओं का पूरा उल्लेख होता है, तो उसे हम कहते हैं कथानक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस विषय से संबंधित खबर या रिपोर्ट लेखन उल्टा पिरामिड शैली से शुरू होता है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ से वह कथात्मक यानी घटनानुक्रम, मतलब घटनाओं के अनुक्रम, मतलब घटनाओं के घटने के सिलसिलेवार ढंग से घटनानुक्रम शैली में चला जाता है। यहाँ किस विषय की बात की गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा समझा कर देखते हैं। तो ऑप्शन तो है आपके स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण या खेल। आपकी तरफ से क्या जवाब है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका सही जवाब होगा खेल। इसका सही जवाब क्या है? खेल। खेल की जो घटना है उसकी खबर या रिपोर्ट जब लिखी जाती है, तो पहला जो पैराग्राफ है वह तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, और पहला पैराग्राफ खत्म होते ही कथात्मक या घटनानुक्रम शैली काम में ली जाती है। होता क्या है वो देखते हैं। हम देखते हैं कि इस प्रकार से अखबार में एक खेल से संबंधित एक रिपोर्ट छपी, जिसमें यहाँ पर एक चित्र भी है उसका।
और यहाँ पर उसका हेडिंग है मोटी मोटी पंक्तियों में। और मोटी पंक्तियों में हेडिंग की हम बात करें तो हम तात्कालिक देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य क्रिकेट के 13वें वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ, जिसमें भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। तो यहाँ पर हेडिंग होगा ऑस्ट्रेलिया बना 5वीं बार, 6ठी बार, चौथी बार विश्व विजेता। और यहाँ लिखा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल मैच में इतने विकेट से हरा कर लगातार तीसरी बार और कुल 5वीं बार विश्व कप ट्रॉफी पर कब्जा किया। तो ये तो हो गई महत्वपूर्ण खबर, जो कि उल्टा पिरामिड शैली के अनुसार लिखी जाती है। उसके बाद क्या होता है, अगले पैराग्राफ से कथात्मक घटनाओं के अनुक्रम में चलता है कि पहले टॉस जीतकर भारतीय टीम ने बल्लेबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम के 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए। उसके बाद विराट कोहली या किसी भी खिलाड़ी का नाम होगा, उसने मैच को पारी को संभाला और इतने ओवर में इतने रन बनाकर पूरी आउट हो गई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी करने आते हैं और उसके 3 विकेट 3 ओवर में, 5 ओवर में, 10 ओवर में इतने रन पर सिमट जाते हैं। स्थिति बड़ी नाजुक लगती है, मैच भारत की पकड़ में आता लगता है। लेकिन तभी एक बैट्समैन जिसका नाम लिख दिया हो गया होगा, वो बैट्समैन आते हैं और भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इस प्रकार से और मैच को 35.4 ओवर में इतने विकेट खोकर जीत लेते हैं। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इतने विकेट से हरा दिया। तो पहला जो पॉइंट था, पैराग्राफ था, वो तो उल्टा पिरामिड में लिखा गया था और बाद वाली सारी की सारी घटनाएं जिस क्रम में घटनाएं घटी हैं उस क्रम में लिखे जाते हैं। तो यहां इसका सही जवाब होगा खेल। अब दूसरा प्रश्न आता है जिसके कुल मिलाकर 6 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न एक एक अंक का होगा। कुल मिलाकर 6 अंक के प्रश्न यहाँ पर किए जाएंगे। पहला प्रश्न देखिएगा कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। कि जो जो खर्चा करते हैं तो बढ़ती जाती है और खर्चा नहीं करते हैं तो घट जाती है। इस पद में कौन सा अलंकार माना जाएगा? इसमें विभावना का उल्टा अलंकार होगा। देखिएगा, विभावना का उल्टा अलंकार होता है विशेषोक्ति। विभावना में होता है कारण है कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा है। यहां विशेषोक्ति में होता है कारण तो हो रहा है या कारण तो है लेकिन काम नहीं हो रहा है। यहां पर खर्चा करने का कारण तो है लेकिन काम घटने रूपी जो काम है वह नहीं हो रहा है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार माना जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस पद में उपमेय के समक्ष मतलब उपमेय के सामने उपमान का तिरस्कार किया जाता है वहां प्रतीप अलंकार माना जाता है। वहां पर कौन सा अलंकार माना जाता है? प्रतीप अलंकार माना जाता है। अगला प्रश्न है द्रुत विलंबित खालिस्तान जाति का छंद माना जाता है, तो यह जगती जाति का छंद माना जाता है। हरिगीति का छंद के प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। पांचवा प्रश्न है जिस काव्य पंक्ति में 28-28 होती हैं और 16-12 पर यति होती है, यह सम मात्रिक छंद है। इसके अंत में लघु और गुरु वर्ण का आना अनिवार्य माना जाता है। गीतिका में 14-12 पर यति और कुल 26 मात्राएं होती हैं। जिस काव्य पंक्ति में स्वच्छता, सरलता व सहज ग्राह्यता हो उसमें प्रसाद काव्य गुण माना जाता है। उसमें कौन सा काव्य गुण माना जाता है? प्रसाद काव्य गुण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी रचना के साहित्यिक तत्वों को नष्ट करने वाले तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य दोष कहते हैं। इससे पाठ की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी इस पाठ की? इसमें 2 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो अलंकार से संबंधित हैं, 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो छंद से संबंधित हैं, एक काव्य गुण से होगा और एक काव्य दोष से होगा। उसी क्रम में हमें इनको याद करना है। अगला प्रश्न है 3 का और 4 का। वो प्रश्न अपठित गद्यांश और पद्यांश से थे जिनसे 6-6 अंक के अति लघुतरात्मक प्रश्न किए जाएंगे। वो हमने इसमें शामिल नहीं किए हैं। हमने सिर्फ पाठ्य पुस्तकों और काव्य शास्त्र के प्रश्नों को शामिल करते हुए ये प्रश्न बनाए हैं। देखते हैं 5वां प्रश्न क्या लिखा है कि प्राकृतिक विस्थापन और औद्योगिक विस्थापन में क्या अंतर है।
हम इसको लिख कर नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुने और समझें। एक बार मैंने समझ में, दोबारा सुन सकते हैं। प्रश्न है, प्राकृतिक विस्थापन और औद्योगिक विस्थापन में क्या अंतर है? निर्मल वर्मा के द्वारा रचित पाठ जहां कोई वापसी नहीं से लिया गया, ये प्रश्न है और इसका अंक भार 2 है। आगे देखते हैं इसका उत्तर क्या है कि प्राकृतिक कारणों से विस्थापित लोग प्राकृतिक आपदा के गुजर जाने के बाद वापस आ सकते हैं, परंतु औद्योगिक कारणों से विस्थापित लोग अपने मूल स्थान पर वापस नहीं आ सकते। दूसरा, प्राकृतिक कारणों से होने वाला विस्थापन अल्पकालिक होता है या उसकी एक निश्चित सी समय सीमा होती है, लेकिन औद्योगिक कारणों से सदा सदा के लिए विस्थापन हो जाता है। अगला प्रश्न है, कूटज किस प्रकार अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है? यह भी 2 अंक का प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित निबंध कूटज से लिया गया है। इसका उत्तर होगा कि कूटज पहाड़ों पर उगने वाला पेड़ होता है। कूटज पहाड़ों पर उगने वाला पेड़ होता है। यह कठोर पाषाणों को भेद कर झंझा तूफान को रगड़कर अपना भोजन प्राप्त करता है। वह भयंकर लू के थपेड़ों में भी सैरस बनकर खिला रहता है। इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहकर कूटज अपनी अपराजेय शक्ति की घोषणा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्नेलिया का गीत रचना में भारत की कौन कौन सी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? आप ध्यान देंगे, इस खंड बे में 2 प्रश्न अंतरा के गद्य खंड से हैं, अगले 2 प्रश्न अंतरा के पद्य खंड से हैं, अगले 4 प्रश्न अंतराल से हैं। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न का जवाब क्या है कि कार्नेलिया का गीत रचना में भारत की कौन कौन सी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? उत्तर लिखेंगे कि कार्नेलिया का गीत रचना में भारत के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ यहाँ के लोगों के आचरण, यहाँ के लोगों की दयालु प्रवृत्ति, सहानुभूति, परोपकार व सहयोग जैसे मानवीय गुणों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, बूंद द्वारा सूर्य की किरणों के रंग में रंग जाने से क्या हुआ? जब बूंद सूर्य की किरणों के रंग में रंग गई तो क्या हुआ? इसका जवाब होगा, आप ध्यान देंगे तो कवि कहते हैं कि वो सहसा उठी सागर के झाग से और अस्त होते ढलते सूरज, रंग गई ढलते सूरज की आग से। और क्या होता है, वो सुने विराट के सम्मुख दिख गया मुझे एक बड़ा सुंदर सा दृश्य, और बूंद जो है वह सूर्य की किरणों की स्वर्णिम आभा से युक्त हो जाती है और नश्वरता के दाग से मुक्त हो जाती है। अब हम इसका उत्तर लिखते हैं, बोलते हैं, आप ध्यान दें कि सागर से अलग होकर सूर्य की किरणों के रंग में रंग कर बूंद स्वर्णिम आभा प्राप्त करती है और नश्वरता के दाग से मुक्त हो जाती है। इससे नष्ट होने का बूंद पर जो दाग लगता है उस दाग से वह मुक्त हो जाती है। 9वां प्रश्न है, सूरदास को झोंपड़ी और बर्तन जल जाने का दुख नहीं था बल्कि पोटली जल जाने का दुख था। उसे पोटली जल जाने का दुख क्यों हो रहा था? तो ध्यान देंगे आप, दूसरे ही नंबर के पृष्ठ पर इसका उल्लेख है कि सूरदास को इसका दुख हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि उस पोटली में उसकी उम्र भर की कमाई थी। उसकी किसकी? सूरदास की। कि उस पोटली में सूरदास की उम्र भर की कमाई थी जो उसके जीवन की आशाओं का आधार थी। उसके जीवन की जो आशाएं थी उनका आधार वही पोटली थी। उसकी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इसी पोटली में उसका खुद का, उसके पूर्वजों का और उसकी नामलेवा मतलब आगे आने वाली पीढ़ी का उद्धार संचित था। इसी कारण उसे पोटली के जल जाने का या पोटली के खो जाने का दुख होता है। 10वां प्रश्न है उसी अंतराल भाग 2 से कि मालवा के राजा महाराजाओं द्वारा पानी के समुचित रख रखाव हेतु क्या क्या प्रबंध किए गए थे? तो इसके जवाब में ये प्रभास जोशी के द्वारा रचित पाठ अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ से लिया गया है। इसका जवाब हम बोल रहे हैं, देखें कि मालवा के राजा महाराजा इस बात को जानते थे कि पठार पर पानी को रोक कर रखना अति आवश्यक है।
इसके लिए उन्होंने तालाब बनवाए, बावड़ियाँ बनवाई ताकि पानी रुका रह सके और बरसात न होने के दिनों में काम आए। 11वां प्रश्न है, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। आपको बता दें बच्चों कि काव्य शास्त्र में 2 प्रश्न होंगे एक एक अंक के छंद से संबंधित, 2 प्रश्न होंगे एक एक अंक के अलंकार से संबंधित, एक एक प्रश्न होगा काव्य दोष और काव्य गुण से। कुल मिलाकर 6 प्रश्न हो गए। अब एक प्रश्न ऐसा होगा जो लघुतरात्मक श्रेणी का होगा, जिसका अंक भार 2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि काव्य शास्त्र से कुल मिलाकर 8 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। 6 तो खालिस्तान वाले होंगे और एक 11वें नंबर पर होगा अलंकार से संबंधित। आपके पाठ्यक्रम में कुल 8 अलंकार हैं, आठों के आठों अलंकार इसी वीडियो पर लगे हुए हैं। उसकी परिभाषा और उसका एक उदाहरण आपको याद करना है, बस इतना सा काम करना है। यदि ये 2 नंबर देने हैं तो, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ये 2 नंबर किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं हैं। तो सुनिए अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण। अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से होगी कि जब किसी रचना में अप्रस्तुत, कोष्ठक में लिखेंगे उपमान, अप्रस्तुत या उपमान के माध्यम से प्रस्तुत या उपमेय का बोध करवाया जाता है तो वहां अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। उदाहरण के रूप में लिखेंगे, माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। ये बिहारी सतसई से लिया गया एक बेहद महत्वपूर्ण दोहा है, जो इसका बहुत ही शानदार उदाहरण है। सबसे पहले उसी उदाहरण को इसमें लिखा जाता है। अगला देखते हैं, सामान्य लेखन का कौन सा नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है। इसके विषय में भी छोटी सी बात कर लेते हैं। 3 प्रश्न यहाँ पर 2-2 अंक के हैं अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की पुस्तक से। अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की पुस्तक से यदि आप बात करेंगे तो 4 अंक के प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। चारों के चारों प्रश्न पूछे गए थे एबेसेदा वाले, 4 अंक के वो प्रश्न और 3 प्रश्न 2-2 अंक के ये, तो 4 और 6 बराबर 10 अंक के। अब आपका जो मॉडल पेपर आया है वो गलत है, आपका जो सिलेबस आया था वो एकदम सही है। अब इसमें क्या होता है, अभिव्यक्ति और माध्यम की नाटक, कविता और कहानी 3 अलग अलग पाठ हैं। तीनों पाठों से एबेसेदा वाले एक एक प्रश्न आएंगे, तो 3 अंक के प्रश्न तो वो हो गए। इसके बाद में चौथे नंबर का पाठ आपका है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। 1 अंक का प्रश्न उसमें से कर लिया गया है, तो कुल मिलाकर आपके अंक कितने हो गए, 4। और विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार से 1 प्रश्न यहां पर किया जाएगा जो 12वें नंबर पर होगा। और पत्रकारीय लेखन, स्वरूप और प्रकार से 2 प्रश्न किए जाएंगे। प्रति प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, तो 2-2 अंक के हिसाब से 4 अंक के ये हो गए, 4 अंक ये, 4 अंक ये और 2 अंक 12वें नंबर के प्रश्न के, तो 4 4 8 और 2 10। अब हम इन प्रश्नों के जवाब देख लेते हैं कि सामान्य लेखन का कौन सा नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है। तो सामान्य लेखन का एक बड़ा सीधा सा नियम है कि तथ्यों में मिलावट न हो, वो सामान्य लेखन हो या विशेष लेखन हो। उत्तर हम लिखेंगे कि लेखन में शुद्धता और तथ्यात्मकता के साथ साथ विचारों का संतुलन और प्रवाह का होना सामान्य लेखन के साथ साथ विशेष लेखन में भी जरूरी माना गया है। 13वां प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन और साहित्य लेखन में या साहित्यिक लेखन में क्या अंतर है। तो इन दोनों चीज़ों में थोड़ा अंतर है, वो स्पष्ट कर देते हैं कि साहित्यिक लेखन जिसमें कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी इत्यादि आते हैं, तो साहित्यिक लेखन में तथ्यों की बजाय कल्पना पर बल दिया जाता है। साहित्यिक लेखन में कहानी में कल्पना होगी, कविता में कल्पना होगी, उपन्यास में कल्पना होगी, नाटक में कल्पना होगी। लेकिन पत्रकारीय लेखन समसामयिकता के साथ साथ पाठकों की रुचि और ज़रूरतों का ध्यान भी रखता है। तो साहित्यिक लेखन कल्पना पर आधारित होता है, इसमें तथ्यों पर कम बल दिया जाता है, जबकि पत्रकारीय लेखन में तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है, कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। साथ ही पाठकों की रुचि और उनकी ज़रूरतों का ध्यान भी पत्रकारीय लेखन में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, एक सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए।
तो कोई भी साक्षात्कार है वो साक्षात्कार सफल कब माना जाएगा? दोनों बातें हैं, जब हमें जिस व्यक्ति का साक्षात्कार हम कर रहे हैं उसके विषय में अच्छी सी जानकारी हो और जो जो प्रश्न हमें उनसे करने हैं उन प्रश्नों की हम एक सूची बना लें। उत्तर में लिखेंगे कि साक्षात्कार की सफलता साक्षात्कारकर्ता के ज्ञान, उसकी संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य, साहस और जवाब में से सवाल बनाने की कला पर निर्भर करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण था, जवाब में से सवाल। हमने सवाल पूछा, सामने वाले ने जवाब दिया, उस जवाब में से हमने सवाल बनाने की कला हमारे अंदर कैसी है उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा जिस विषय या पर साक्षात्कार लेना है उसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी होनी जरूरी है। हम किसी खिलाड़ी से साक्षात्कार ले रहे हैं और हमें यह तक नहीं पता कि इस आदमी के नाम क्या क्या रिकॉर्ड है, कौन सी टीम का खिलाड़ी है, जिस खेल का खिलाड़ी है उस खेल में इसका स्थान कौन सा है, ये बल्लेबाज है, ये विकेट कीपर है, ये गेंदबाज है तो कैसा है, बल्लेबाज है तो किस क्रम पर आता है, कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं, किस देश के खिलाफ इनका बेहतर रिकॉर्ड है, किस देश के खिलाफ कमज़ोर है, किस खिलाड़ी के खिलाफ ज़्यादा बेहतर है, कौन से खिलाड़ी ने इनको ज़्यादा बार आउट किया है या इस व्यक्ति ने किस खिलाड़ी को ज़्यादा बार आउट किया है। ये तमाम चीज़ें हमारे जहन में होनी आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से यदि हम प्रश्नों को निर्माण करेंगे तो जो साक्षात्कार है वह बेहद सफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो साहित्यिक परिचय में आपको दो चीज़ें लिखनी होती हैं, एक तो भाव पक्ष, क्योंकि इसकी उत्तर सीमा जो है वह 40 शब्द है। आप 40 से 50 में चले जाएं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है। तो दो पक्ष हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष, इन दोनों पर हमें बात करनी है, इनके ना जन्म के बारे में बात करनी ना कोई और। तो हम भाव पक्ष लिखते हैं रघुवीर सहाय का। सुने और लिखें और याद करें कि अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे सप्तक में शामिल रघुवीर सहाय नई कविता के मुख्य हस्ताक्षर माने जाते हैं। कविता के साथ साथ आपने विचारात्मक श्रेणी का साहित्य भी लिखा। अपने जीवन के अनुभवों को आधार बनाकर आपने साहित्य रचना की है। रेडियो, टीवी और समाचार पत्रों में आने वाली खबरों के पीछे की पीड़ा को कविता के माध्यम से व्यक्त करने में आपको महारत हासिल थी। कहा जा सकता है कि एक पत्रकार की अन्वेषणात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का साहित्य में भरपूर प्रयोग रघुवीर सहाय ने किया है। अब आते हैं इनके कला पक्ष पर। कला पक्ष में लिखेंगे कि रघुवीर सहाय की काव्य भाषा सटीक, मारक व विवरणात्मक है। रचना के वर्ण विषय के अनुरूप आपने भाषा का प्रयोग किया है। आपने खड़ी बोली हिंदी में छंद मुक्त काव्य रचना की है तथा गैर जरूरी शब्दों के प्रयोग से बचे हैं। आपके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं, लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो इत्यादि। अब अगला प्रश्न आता है, ममता कालिया का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो ममता कालिया का साहित्यिक परिचय में भी वही दोनों बातें हमें लिखनी है, कला पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष लिखते हैं पहले कि ममता कालिया का भाषा ज्ञान उच्च कोटि का है। साधारण शब्दों के प्रयोग से भी आप अपने साहित्य में जादू भर देती हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्दों के साथ साथ विदेशी भाषाओं के शब्दों का भरपूर प्रयोग आपके साहित्य में देखने को मिलता है। आपकी भाषा प्रवाह युक्त एवं भावानुकूल है तथा विषयानुकूल सहज अभिव्यक्ति आपके साहित्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अब हम लिखेंगे इनके बारे में, ममता कालिया जी के बारे में, उनके कला पक्ष के विषय में। तो कला पक्ष में लिखेंगे कि ममता जी ने वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। बीच बीच में व्यंग्य के दर्शन भी होते हैं। पात्रों के चरित्र चित्रण में मनोविश्लेषणात्मक शैली को अपनाया गया है। इनकी रचनाएं हैं बेघर, एक पत्नी के नोट्स, रवि कथा, अनंता और इसके अलावा 12 इनके कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें थिएटर रोड के कव्य इत्यादि बड़ी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अगले वीडियो में इसके आगे के और दोनों अपठित गद्यांश और पद्यांशों पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।